आज हम यहाँ पे हिंदी की एनसीईआरटी की क्लास 5th की लेसन नंबर 4 नन्ना फनकार, लेसन का नाम है नन्ना फरकार। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एक लड़की के बारे में। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़े उठाकर अपने काम में जुट गया। एक नन्हा सा बच्चा यहाँ पे एक चौकोर लाल पत्थर यानी कि जो चौकोना हुआ रहता है, और हम कोई भी काम शुरू करने के पहले हम क्या करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि हे भगवान हमारा ये काम अच्छा हो जाए। उसी प्रकार उस नन्हे बच्चे ने भी एक प्रार्थना बुदबुदाई यानी भगवान का स्मरण किया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटिया की कतारें और कड़ियां उकरना शुरू किया था। उसने क्या किया था, उस बच्चे ने थोड़े दिन पहले ही एक पत्थर पर घंटियों की कतारें यानी कि जो घंटी रहती है बजाने की, उसका काम शुरू कर दिया था। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। वह नन्हा सा बच्चा जो एक छेनी हथौड़ी थी, उसमें वह काम करने के लिए उसने शुरू कर दिया। हथौड़े से जिस प्रकार देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार उस लड़के के हाथ में क्या है, यहाँ पे ये हथौड़ा है और ये क्या है, छेनी है। उसी प्रकार वह एक हाथ से छेनी से काम करता था और एक हाथ में उसने क्या रखा था, हथौड़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकरना शुरू कर दिया। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े से वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उसने पत्थर की किरचे छितरा जाती और वह आंखें सिकुड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत त्रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। वो लड़का काम में इतना मग्न हो जाता था कि वह जब काम करता था तो वो धीमी धीमी आवाज में गुनगुनाता था। जैसे हम कोई काम करते हैं तो मन ही मन में हम क्या करते हैं, किसी को गाने का ना रहता है आदत, उसी प्रकार वो लड़का भी काम करते समय गुनगुनाने लगता था और अपनी आंखें क्या करता था, वो सिकुड़ लेता था। क्यों? क्योंकि वो पत्थर का काम करता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम पत्थर का काम करते करते जो पत्थर के छोटे छोटे कण रहते हैं, टुकड़े रहते हैं, वो आंखों में ना चले जाए। हथौड़े से वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता था। अब यहाँ पे आगे बताया गया हुआ है कि केशव किस प्रकार से अपने काम में मग्न रहता था और वो किस प्रकार से अपने काम करा करता था। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। यहाँ पे केशव की उम्र सिर्फ 10 साल की थी और उसने अभी यह काम की शुरुआत की थी सीखने की। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधा लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव ने अभी तक काफी काम किया होगा, मगर उसमें से जो घंटियां जो बनाता था, वही काम इसमें क्या था, सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक झालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाते चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब यहाँ पे केशव को मन में एक क्या बोलते कॉन्फिडेंस पे था उसको, कि जिस प्रकार उसके पिता यह सब काम करते हैं, जैसे कि सांप बनाना, जो नक्काशी रहती है, तो जैसे कमल के फूल, ये सब वो भी अपने पिता के समान यह सब बनाना चाहता था। पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यहाँ पे जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसके पिता और माँ दोनों जने गुजरात से कहाँ आ गए थे, आगरा में आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था।
जिस वक्त वह गुजरात से आगरा आए थे उसी समय उसके पिता को बादशाह के यहाँ पे काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसे मौका? क्योंकि वह बचपन से ही कहाँ पे रहता था, आगरा में रहता था, और उन लोगों ने आगरे में ही अपनी जिंदगी बसाना शुरू कर दी थी, और वो इतना ज्यादा व्यस्त थे कि उन्हें फिर कभी गुजरात जाने का आगे मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की टिक ठक ठक खड़ खड़ के बीच बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। यहाँ पे केशव के बारे में बता रहे हैं कि वो इतने काम में इतना व्यस्त था छेनी और हथौड़े लेके कि अगर उसके बाजू में कोई आ भी गया तो उसके आहट, जो उसके कदमों की आवाज भी उसे सुनाई नहीं पड़ी। इसलिए वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। यहाँ पे एक आदमी उससे आकर उसके काम की तारीफ करता है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। जब केशव ने उस आदमी से पीछे मुड़कर कहा, उस आदमी ने कहा, वह अचरज हो गया था कि इतना छोटा सा लड़का कितना अच्छा काम कर रहा है। तो केशव बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ? उसने एकदम उत्कंठा से यह आवाज में, स्वर में उसने बोला। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव को वह आदमी कहता है कि तुमने तो सिर्फ 10 साल की उम्र में ये काम शुरू किया है, मगर मैंने 13 साल की उम्र में ही एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र हो रही होंगी 30 से ऊपर। कद मंझला था। वह सफेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव उस आदमी के बारे में यहाँ बता रहा था कि जैसे वह आदमी कोई बहुत ही पैसे वाला होगा। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंख, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। यहाँ पे केशव उस आदमी को देखते ही पहचान गया कि यह आदमी बहुत ही कोई पैसे वाला होगा, क्योंकि उसके गले में बहुत ही बड़ी मोतियों की माला थी और उंगलियों में सब तरह की अंगूठियां पहनी हुई थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। तुम इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। जब वो आदमी कोई और नहीं था, वह बहुत बड़ा आदमी था, क्यों कहीं का बादशाह है। हाफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़े हो? हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। जब वह पहरेदार केशव को कहता है कि तूने इन्हें समझा नहीं, ये कितने बड़े इंसान हैं। अब केशव का माथा ठनका। उसने कुछ समझ आ रहा था। बहदवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। वह जो आदमी था वह और कोई नहीं
आगरा के अकबरी थे। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने खिंचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। वो पहरेदार जब आ जाता है को बादशाह सलामत जो अकबर थे उन्हें वो पसंद नहीं आया, क्योंकि वो केशव से इतने मग्न हो गए थे उससे बातचीत करने में कि वो जब आता है पहरेदार बीच में उन्हें तो वो पसंद नहीं आता है कि वो हमारी बातों में उसने क्या किया था, दखल अंदाजी दी थी। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमझ में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक रहा था। हाँ, अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वो छोटा सा बच्चा यहाँ पे एकदम सोच में पड़ गया था कि वह अब क्या करे। आगे उसके सामने क्या कौन खड़ा है, बादशाह सलामत खड़े हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा तोला जवाब दिया। अकबर अब बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बड़े ही नम्र स्वभाव में कहता है केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? कौन कहता है? जो बादशाह अकबर थे वो केशव से कहते हैं कि तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। कौन कहता है ये? बादशाह जो अकबर थे वह केशव को कहते हैं। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। केशव बड़े ही फुर्ती से, मतलब इतना ज्यादा वो खुश हो गया था कि अपने पिता के पास जाता है और उनका जो छेनी हथौड़ा था वह लेकर वो दौड़ के अब वापस अकबर के पास आ जाता है। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़ पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? यहाँ पे उस नन्हे से बच्चे को यही नहीं समझ आ रहा था कि इतने बड़े जो अकबर हैं वो क्या सही में मेरे पास में नक्काशी का काम सीखने आए हैं। क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। यहाँ पे कौन कहता है? अकबर कहते हैं कि हाँ, मैं जरूर यह काम सीखूंगा, मुझे विश्वास है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सब पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, यह ठीक नहीं लगता। यहाँ पे वो केशव नन्हा सा शक पका, मतलब कि हम एकदम अचरज में आ जाते हैं कि इतने बड़े जो अकबर राजा है वो सही में मेरे पास में नक्काशी का काम सीखेंगे। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैं मिट्टी से भरी डालियां ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उसे भी ज्यादा मुश्किल है? तब वह बादशाह अकबर केशव को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक आदमी की मदद की थी। केशव अभी भी असमझ की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने को सही तरीके सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। यहाँ पे केशव बड़ी ही अच्छी से सुंदर तरीके से वह अकबर को सभी चीजें सिखाने लगा। जिस तरह उसके पिता ने केशव को सिखाया था उसी तरह वह भी अकबर को वही सब चीजें सिखाने लगा। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। यहाँ पे अकबर की गलती तुरंत केशव नन्हा सा बच्चा पकड़ लेता है। हथौड़े को आहिस्ता से मारना, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर। यहाँ पे केशव अकबर को समझाते हैं कि हम जब यह काम करते हैं तो जो आंखें मीच के रखना, मतलब थोड़ी बंद करके रखना, क्योंकि जो पत्थर के टुकड़े रहते हैं वह तोड़ते वक्त हमारी आंख में उसके कण चले न जाए। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह
लगभग वह भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरी चढ़ जाती मतलब कि वो नन्हा सा बच्चा इतना खुश हो गया था कि इतना बड़ा बादशाह अकबर उसके पास यह काम सीखने आए हैं। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इम्तिहान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। बादशाह अकबर और केशव दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन दोनों को यह पता भी नहीं चला कि उनके आजू बाजू के लोग जो खड़े थे, दूसरे कारीगर वगैरह, वो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे थे कि किस तरह केशव उन्हें अकबर को यह सब काम सिखा रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तारीफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करेंगे। यहाँ पे अकबर वो नन्हा सा बच्चा केशव की कारीगरी से इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो केशव को कहते हैं कि वो एक दिन उनके कारखाने में वह काम करेगा। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलोची के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। इस प्रकार बादशाह सलामत बताते हैं केशव को कि वह कारखाने में क्या क्या शुरू करने वाले हैं। दूर दूर से वहाँ पे बड़े बड़े शिल्पकार वगैरह आएंगे और नक्काशी का काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। यहाँ पे केशव इतने प्यार से बादशाह अकबर को पूछते हैं कि आप जरूर आना, आप दूसरी बार आओगे मुझसे मिलने के लिए? तब बादशाह सलामत कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकातें सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। यहाँ पे केशव के पिता भी केशव की तारीफ कर रहे थे कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे केशव बादशाह अकबर की जो रहती है तारीफ, वो अपने पिता को बताते हैं कि किस तरह बादशाह अकबर कितने अच्छे इंसान हैं और कितने नम्र इंसान हैं। पिता ने कहा कुछ सोचकर। केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बना रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3-3 संतानें होंगी।
तब केशव के पिता ने केशव को बताया कि जब बहुत ज़्यादा अकबर सलामत जो थे वो परेशान हो गए थे, तब उन्हें एक फ़कीर मिलते हैं और वह बताते हैं कि उन्हें 3 संतानें होगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छे इस यानी पाठ से हमें सबक मिलता है कि जो बादशाह अकबर थे वह कितने नम्र स्वभाव थे। वो इतने बड़े अकबर होके भी वो नन्हे से केशव के पास जाते हैं। तो हमें इस पाठ से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, पर जो हमारी इंसानियत है और जो हमारा अच्छाईपना है वो कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से हमें लोग याद रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये पाठ समझाने का अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।